प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट यानी छोटे क्वेश्चन के रूप में या टिप्पणी के रूप में तो उपयोगी हैं ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खिलजी क्रांति इसे क्यों कहा गया? क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन कर देना। क्रांति और आंदोलन में मुख्य अंतर यही है कि क्रांति जहाँ पूरी की पूरी सत्ता को परिवर्तित कर देती है, वहीं आंदोलन व्यवस्था में सुधार कर उसे उपयोगी बनाता है। अब हम आते हैं खिलजी क्रांति क्यों कही जाती है। सल्तनत काल में इलबारी तुर्कों से खलजी वर्ग के बीच सत्ता के हस्तांतरण पश्चात होने वाले राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में खिलजी काल को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई है। यह क्रांति वस्तुतः प्रभुत्व संपन्न वर्ग द्वारा अपनी प्रभुता को अक्षुण्ण रखने तथा योग्यता के बल पर उच्च पदों की आकांक्षा रखने वाले गुटों के मध्य संघर्ष का परिणाम था। क्रांति पश्चात नवीन वंश की स्थापना हुई। सल्तनत कालीन राजत्व के सिद्धांत में परिवर्तन आया। प्रजातिवाद व वंशवाद की श्रेष्ठता के आधार पर प्रभुसत्ता प्राप्त करने संबंधी मिथ्या धारणा को आघात पहुंचा। शक्ति व योग्यता के बल पर प्रभुसत्ता प्राप्त करने संबंधी अवधारणा का विकास हुआ। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में कुलीनता के सिद्धांत की अपेक्षा योग्यता एवं प्रतिभा को महत्व दिया गया। भारतीय मुसलमानों को बड़े पदों को प्राप्त करने का अवसर मिला। राजनीति का धर्म से अलगाव हुआ। धार्मिक समर्थन के बिना राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने संबंधी विचार को बल मिला। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी काल की शुरुआत हुई। सैनिकवाद का विकास हुआ। स्थायी सेना में नवीन प्रयोग किए गए। राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ। कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना हुई। इस्लाम का दक्षिण में प्रचार और प्रसार हुआ। यद्यपि इन सुधारों से सल्तनत कालीन राजनीतिक सांस्कृतिक विकास को बल मिला। राजनीति में सर्वसाधारण के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। शासन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की स्थापना को बल मिला। वर्गों के हितों की अपेक्षा जन कल्याण के हितों को प्रमुखता दी गई। परंतु सल्तनत की राजनीति में सैनिकवाद का अतिशय समावेश व दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप कालांतर में सल्तनत के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतः यह कहा जा सकता है कि खिलजी राजवंश की स्थापना में ने खिलजी क्रांति को जन्म दिया, और इसीलिए उसे खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उसने पूरी तरीके से एक पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नए दृष्टिकोण को लेकर के आया था, इसलिए इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा संचालित सांकेतिक मुद्रा। मुहम्मद बिन तुगलक का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मुहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें उसे भारत का अरस्तु, पागल बादशाह, विरोधी तत्वों का मिश्रण आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुहम्मद बिन तुगलक अपने समय के श्रेष्ठ शासकों में से एक श्रेष्ठ शासक था। मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम भारत में चलाई। क्योंकि इसके पहले चीन के शासक कुबलाई खान ने सांकेतिक मुद्रा चला करके एक आदर्श प्रस्तुत किया था।
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रयोगधर्मी शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने शासन काल में अनेक नवीन प्रयोगों को क्रियान्वित किया गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उनमें से एक प्रमुख प्रयोग था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय आदेश पर चांदी के टंके के स्थान पर कांसे की सांकेतिक मुद्रा जारी की गई। इसका मौद्रिक मूल्य चांदी के टंके के बराबर होता था। इस व्यवस्था के मूल में वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी, राजकोष में बहुमूल्य धातु को संरक्षित रखने की योजना, व्यापार के विस्तार फलस्वरूप मौद्रीकरण की आवश्यकता ने सैन्य आवश्यकता संबंधी कारण निहित थे। यद्यपि तत्कालीन समस्या के प्रकाश में मोहम्मद बिन तुगलक का यह प्रयास प्रशंसनीय था। विश्व के अनेक भागों में इस प्रकार के सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में थे, परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर स्पष्ट नीति का अभाव, नकली मुद्रा से निपटने हेतु सुरक्षात्मक व्यवस्था की कमी तथा सांकेतिक मुद्रा के प्रति आम जन की अनभिज्ञता आदि तत्वों ने इसकी असफलता को सुनिश्चित कर दिया। बाजार में जाली सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। इनकी इतनी अधिक मात्रा में प्रतीक मुद्रा का प्रचलन हो गया, जिसकी वजह से इस मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। विदेशी व्यापारियों द्वारा प्रतीक मुद्राओं में व्यापार के इनकार से व्यापारिक गतिविधियां बाधित हुई। अतः राज्य की शाख को बनाए रखने हेतु प्रत्येक मुद्रा को वापस लिया गया। प्रतीक मुद्रा के बदले चांदी का भुगतान किया गया। इससे राजकोष को भारी क्षति उठानी पड़ी। अतः यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी की गई सांकेतिक मुद्रा अपने समय की सबसे अच्छी योजना मानी जा सकती है, लेकिन कुशल प्रशासनिक नियंत्रण या क्रियान्वयन के अभाव में यह योजना असफल रही। अब हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है इब्न बतूता की रेहला। इब्न बतूता के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि इब्न बतूता मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। मूलतः इस्लामी धर्मशास्त्री एवं विधि विशेषज्ञ था। विश्व भ्रमण के क्रम में वह 1333 ईस्वी में भारत आया और अपने 16 वर्षीय भारत प्रवास के दौरान प्राप्त अनुभवों को रेहला नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। रेहला अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसका प्रथम खंड मोहम्मद बिन तुगलक कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। यानी रेहला का जो पहला भाग है वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। राजनीतिक वर्णनों में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, उसकी प्रमुख नीतियाँ, गुप्तचर प्रणाली, डाक व्यवस्था, न्याय एवं दंड विधान आदि को स्थान दिया गया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में डाक व्यवस्था का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। सामाजिक वर्णनों के अंतर्गत आम जन की सामाजिक स्थिति, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास, कुलीन वर्गों के रहन सहन, सामाजिक कुरीतियाँ तथा जाति प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा आदि का उल्लेख किया गया है। आर्थिक वर्णनों में कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा व्यवस्था, जहाजरानी आदि की चर्चा की गई है। यद्यपि इब्न बतूता रेहला के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक कालीन समसामयिक सूचना प्रदान करता है, तथापि उसका विवरण पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। समुचित व विश्लेषणात्मक जानकारी देने के बजाय अधिक सूचना देने का प्रयास विवरण को छिछला व सतही बना देता है। विवरण में सत्य के साथ व्यक्तिगत विचारों का समावेश तथ्यों को विकृत कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिए गए
विचारों में घोर आग्रहशीलता के साथ साथ घोर द्वेष का भाव निहित है। ये सारे तत्व विवरण की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, परंतु इन दोषों के बावजूद इसका विवरण मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अतः एक स्रोत के रूप में इसका उपयोग अन्य समकालीन स्रोतों के आलोक में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक जैनुल अबादीन। जैनुल अबादीन जैनुल अबादीन कश्मीर का शासक था। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में अकबर ने सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, वैसे ही कश्मीर में जैनुल अबादीन ने अपने जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा कश्मीर के अकबर की उपाधि धारण करता है। कश्मीर के इतिहास में योग्य प्रशासक, प्रजापालक, सुधारक एवं विद्यानुरागी शासक के रूप में जैनुल अबादीन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका शासनकाल कश्मीर के चतुर्मुखी विकास के दृष्टिकोण से अविस्मरणीय है। राजनीतिक क्षेत्र में जैनुल अबादीन ने साम्राज्यिक विजयों की अपेक्षा सुदृढ़ता एवं स्थायित्व को महत्व दिया। धर्मनिरपेक्षता एवं लोक कल्याण को शासन का आधार बनाया। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। जजिया और गोवध पर प्रतिबंध इसी दिशा में लगाया गया एक कदम था, क्योंकि जजिया और गो हत्या ये दोनों हिंदू धर्म की अंतर्भावना को कहीं न कहीं चोट पहुंचा रहे थे। अतः इसने जजिया और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। आर्थिक क्षेत्र में कृषि व औद्योगिक विकास को अर्थव्यवस्था का आधार माना। कृषि विकास हेतु सिंचाई प्रबंध को महत्व प्रदान किया। बांधों व नहरों का निर्माण करवाया तथा उनकी मरम्मत किया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं तकनीकी आयात औद्योगिक विकास की दिशा में किया गया कार्य था। धर्म के क्षेत्र में प्रजा को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने व आचरण का अधिकार तथा शासन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में किया गया कार्य है। साहित्य के क्षेत्र में राजतरंगिणी, महाभारत आदि का फारसी में अनुवाद तथा फारसी, संस्कृत व कश्मीरी भाषा को प्रोत्साहन साहित्य के प्रति उसकी गहरी रुचि को व्यक्त करता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में वूलर झील के मध्य में राजमहल का निर्माण उसकी इंजीनियरिंग संबंधी विचारधारा को व्यक्त करता है। यद्यपि जैनुल अबादीन अपने प्रयासों द्वारा एक नवीन कश्मीर का खाका खींचता है, तथापि सती प्रथा को पुनः लागू करना, साम्राज्यिक विस्तार हेतु नीति का अभाव आदि उसकी अदूरदर्शिता एवं व्यवस्था को व्यक्त करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जैनुल अबादीन अपने कुछ कार्यों के द्वारा तो भारतीय इतिहास में अमर हो ही गया है, जिसका प्रमुख कारण था उसके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, धार्मिक सद्भाव की स्थापना, विद्वेष को समाप्त करना, साथ ही साथ नवीन चीज़ों को भी उसने बढ़ावा दिया। अतः इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रतियोगी परीक्षाओं तथा ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में कैसे कम शब्दों